नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन। हम लोग 2 लेक्चर्स पहले से लगा चुके हैं जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज का हमारा ये लेक्चर ग्रेविटेशन में टॉपिक फ्री फॉल के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मींस इट विल टेक वन मोर लेक्चर टू कंप्लीट दिस टॉपिक। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटी। बच्चों 2 टर्म्स हैं, एक ग्रेविटी और एक है ग्रेविटेशन फोर्स। जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, इट मीन्स we are talking about force acting between any two massive bodies। मेरे और आपके बीच में, आप कहीं पे बैठे हो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप कहीं और बैठे हो, हम दोनों के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मेरे और सामने लगे हुए कैमरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरे और मून के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ये एक जनरल टर्म होती है। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स की बात की जाती है। बट जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो एक बॉडी डेफिनेटली अर्थ हो जाएगी। मीन्स अर्थ और मेरे बीच में क्या लग रही है, ग्रेविटी। अर्थ और आपके बीच में क्या लग रही है, ग्रेविटी। मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब ऐसा नहीं है कि अर्थ कि मैं कहूं कि जुपिटर के बीच में लग रही ग्रेविटी है, नहीं बेटा, तब हम ग्रेविटेशन फोर्स ही कहेंगे। इसको थोड़ा और बेटर बोलता हूं कि जब ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ लग रही हो ऑन ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड ऑन इट और नियर इट, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम इस टर्म को स्पेसिफिकली डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं। व्हाई, व्हाट इज द नीड टू डिफाइन अ न्यू टर्म ग्रेविटी, जबकि हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स एक जनरल टर्म थी। कारण क्या है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जितना मास ज्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी। हमारे आसपास सबसे भारी चीज क्या है, ग्रेविटी। क्या सबसे भारी है, अर्थ। इसलिए अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स भी सबसे ज्यादा है और इसलिए हम उसी का इफेक्ट सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। मेरे और कैमरे के बीच में बेशक ग्रेविटेशन फोर्स है, बट ना मैं उसका इफेक्ट महसूस कर पाता हूँ, ना कैमरा उसका इफेक्ट महसूस कर पाता है। ना मैं कैमरे की तरफ जाता हूँ और ना ही कैमरा मेरी तरफ आता है। बट इसके अगेंस्ट अगर मैं, ठीक है, कुछ हाइट से जंप कर दूं, जैसे ही मौका मिलेगा ग्रेविटेशन फोर्स धरती मां मुझे अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है। अभी भी ऑल्दो आई एम स्टैंडिंग बट स्टिल ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ऑन मी, एंड आई एम फीलिंग वेट बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो आइडिया इज कि हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। इसलिए इसका स्पेशल नाम रख दिया। मींस ये पूरी लाइन बोलने की जगह कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इतनी है, हम लोग एक सिंगल वर्ड बोलेंगे, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू ये है, राइट। सो आइडिया इज कि ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में मैंने ये ब्लू कलर की हमारी प्यारी धरती माँ बना रखी है। आप इसे कंसीडर करिए अर्थ, और हम लोग आमतौर पे अर्थ का मास m और रेडियस कैपिटल R एज्यूम करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर सिंबल्स। और अर्थ का मास मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग याद कर लीजिए, 6 × 10⁻24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी याद रखना आपकी सेहत के लिए लाभदायक ही होगा, विच इज 6400 किलोमीटर, या जिसे आप कह सकते हो 6.4 × 10⁻6 मीटर। यहाँ पे किलोमीटर लिखा है और ये यूनिट्स कन्वर्ट कर दिए गए हैं, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, राइट। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन अर्थ और नियर सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रही है, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। लीजिए अब टर्म बात है करते फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या है, देखो बेटा, अगर किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, थ्रो कर दिया गया टूवर्ड्स अर्थ, या ऊपर फेंक दिया गया टूवर्ड, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, तो हम कहते हैं कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल।
टेक्निकली यह ज्यादा सही शब्द क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देन इट्स मोशन विल बी कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। जैसे एक पत्थर को उठा के आगे को फेंका गया, देन एक बार तो आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, उसके बाद बेटा ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के ऑफ अर्थ यानी कि ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव कर रहा है, तो मैं कहूंगा इट इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। अच्छा, आप दिवाली पे रॉकेट्स चलाते हो, रॉकेट्स फायर किया ऊपर जा रहा है, in that case rocket is not state of free fall, not in state of free fall। कारण क्या है बेटा, रॉकेट के पास अपना फ्यूल है, फ्यूल बर्न हो रहा है, उस फ्यूल से जो थ्रस्ट मिल रही है उसकी वजह से रॉकेट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड हेंस दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। हाँ, आप एक पत्थर ऊपर को फेंको देन इट इज केस ऑफ फ्री फॉल। देखो बेशक पत्थर भी ऊपर जा रहा है but it is going upward because of initial velocity. It doesn't have any engine, it doesn't have any thrust of its own, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कौन सी है, ग्रेविटी। दैट इज वाई वी विल से दैट इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी या इट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है, दैट इज आल्सो इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। देखो सैटेलाइट के लॉन्च करने के टाइम पे हम लोग उसको एनर्जी देते हैं, रॉकेट्स लगे होते हैं, थ्रस्टर्स लगे होते हैं। एक बार सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जब सेट हो जाता है उसके बाद सब थ्रस्टर्स को ऑफ कर दिया जाता है, कोई इंजन नहीं चल रहा होता। उसके बाद रॉकेट सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है। ये हमेशा जो सैटेलाइट है अर्थ के ऊपर गिरना चाहता है, बट वो बात अलग है कि इट हैज सर्टेन वेलोसिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, ये गिर नहीं पाता। या यूं कह लो कि जो फोर्स mg या जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ यानी कि जो ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ खींचना था, अपने सेंटर की तरफ लाना था अर्थ ने, वही ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है एज ए सेंटीमीटर फोर्स एंड सैटेलाइट्स कीप ऑन मूविंग अराउंड अर्थ इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑन its surface। Means idea is although satellite is in free fall state but it does not actually fall on the surface of earth। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो जाती है कि सर नीचे डिग गया था, कदे है नहीं, इट नेवर फॉल्स। आइडिया इज बेटा कि अभी सैटेलाइट को घूमने के लिए हम कोई इंजन, कोई थ्रस्टर नहीं दे रहे हैं, ये खुद ब खुद मूव कर रहा है एंड इसके ऊपर एक्ट करने वाली सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। एंड एनी बॉडी विच इज मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल फोर्स दैट इज ग्रेविटी, इट विल बी टेकन एज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल, राइट। The falling of an body or object from a height towards earth। बेटा यहाँ पे बेशक ये लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट शुड फॉल टुवर्ड्स अर्थ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेटर क्या होगा कि आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, स्टिल इट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। आपने ऑब्जेक्ट को आगे को फेंका, स्टिल इट इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, आपने ऑब्जेक्ट को नीचे को फेंका, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से टेढ़ा करके फेंका, कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ऑल दीज आर केसेस ऑफ फ्री फॉल। ग्रेट। नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। हम लोगों ने मोशन वाले चैप्टर में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टर्म बहुत बार यूज की है, इसकी वैल्यू भी आपको अब तक याद हो चुकी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आज इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, होता क्या है कि जब अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, कौन सी बॉडी, विच इज प्लेस्ड ऑन और नियर सरफेस ऑफ अर्थ। नियर का मतलब है ऐसा नहीं कि कई हजार किलोमीटर ऊपर बॉडी पड़ी है, ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं नियर सरफेस ऑफ, फिलहाल भी कह रहा हूं, आगे बात करेंगे जब बॉडी बहुत ऊपर या बहुत नीचे होगी, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बॉडी इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने बॉडी को रिलीज किया, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल, ये बॉडी नीचे गिरी है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो
उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू को जो कि बॉडी के अंदर पैदा हुई बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यानी कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शब्दों को ही जोड़ो, आपको इसका मीनिंग तुरंत समझ में आएगा। एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, सबको पता है, ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन जो किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेरिवेशन इसके करेंगे, बट आइडिया यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक ये बॉडी है जिसका मास m है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कौन सी? बिकॉज ऑफ अर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। इस ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी नीचे फॉल कर रही है और नीचे गिरते गिरते दिस बॉडी इज एक्वायरिंग सर्टेन एक्सेलरेशन। इनफैक्ट मैं थोड़ा गलत बोल गया, ज्यादा सही शब्द क्या होगा? बॉडी नीचे गिर रही है एंड इट इज फॉलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्लीज माइंड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत दूर आपको नहीं जाना। अगर बहुत दूर जाओगे तो इस यूनिफॉर्म शब्द की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि दूर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, इसकी वैल्यू चेंज होती है। इनफैक्ट जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं, यानी कि डीप माइंड में जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते हैं विद सिंबल स्मॉल g। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट और नियर सरफेस ऑफ अर्थ, एट और नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, एट और नियर सरफेस ऑफ अर्थ, एट और नियर सरफेस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू ये रहेगी। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि अगर मैं एक बॉडी को ड्रॉप करता हूं तो हर एक सेकंड में इस बॉडी की स्पीड कितनी इंक्रीज कर जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में, एक सेकंड बाद, 0 से 1 सेकंड बाद बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद देखूंगा तो जी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बॉडी की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 19.6 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में बॉडी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा। वो चेंज कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड का। वेलोसिटी का चेंज 9.8 मीटर पर सेकंड का और एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोली जाएगी। अगर बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो हर एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी ऊपर जाते हुए 9.8 मीटर पर सेकंड से कम होगी, नीचे आते हुए 9.8 मीटर पर सेकंड से ये इंक्रीज करेगी, और अगर ऊपर फेंका गया है तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड से कम होती चली जाएगी। Next we have calculations of acceleration due to gravity. This is important for us. हम लोग इसे अच्छे से अपने स्कूल एग्जाम के लिए याद करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, फिर से मैंने ब्लू कलर की हमारी प्यारी धरती माँ यहाँ पे पहले से बना रखी है। हम कंसिडर करते हैं अर्थ को एक सफियर, एक ऐसा सफियर जिसका मास कितना है? m। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थ के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड सिंबल है उसके मास के लिए स्टैंडर्ड सिंबल क्या यूज करते हैं? m, और उसका रेडियस हम एज्यूम करके चलते हैं कैपिटल R। रेडियस इज कैपिटल R। जो हमने assumptions लिए बच्चों, आपको वही सबसे पहले लिखनी है। वी आर एज्यूमिंग दैट अर्थ एज ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस R। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर या इसके नजदीक कहीं रखा हुआ है, वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस। उस ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए m।
जब हम ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ की बात करते हैं तो हम अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। यानी कि आप ये नहीं कहोगे कि ऑब्जेक्ट तो अर्थ के ऊपर ही पड़ा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 0 है। ना बेटा, आपको डिस्टेंस कहां से लेना है? यू हैव टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स आप ये कहोगे कि अर्थ के सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस d है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लगेगी, यानी कि जिसकी वजह से ग्रेविटी लगेगी। दिस इज डिस्टेंस d। ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, हटा रहा हूं। दिस इज g, सॉरी d डन। अब हम देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स acting on object due to earth। ठीक है, मैं जानबूझ के पूरा लिख रहा हूं, आइडियली मुझे लिखना चाहिए था ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट लिखिए। इसका सिंबल अगर मैं F मान लूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? G इंटू वो दो बॉडीज का मास जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। एक बॉडी है अर्थ, दूसरा है ये बॉडी, इन दोनों के बीच में क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कितना आएगा? G बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। अगर आप डायग्राम से देखोगे तो ये डिस्टेंस क्या रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर भी होगा? भी सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। तो मैं यहां पर d को रिप्लेस कर दूंगा विद r, रेडियस ऑफ अर्थ। ये आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, यानी कि ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब इस फोर्स ने इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? इस ग्रेविटेशन फोर्स को क्या लिखते हैं? ग्रेविटी। और इस ग्रेविटी ने जो एक्सेलरेशन पैदा की उसका फॉर्मूला या उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। ये एक्सेलरेशन किस बॉडी में पैदा हो रही है? इस बॉडी में ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, तो f की वैल्यू आपके पास कितनी है? Gmm बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपने m कर देना है। ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी Gm बाय आर स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g की वैल्यू मेरे पास आएगी Gm बाय आर स्क्वायर। याद रखिएगा कि ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है नियर और एट द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। ये फॉर्मूला आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना चाहिए, Gm बाय आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे ये क्या हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ g। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास अभी अभी जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ g, इसकी वैल्यू क्या है? Gm बाय आर स्क्वायर, राइट। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अब तक आपको याद हो चुकी होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m मास ऑफ अर्थ, आज के लेक्चर के शुरू में ही मैंने लिखा था और मैंने कहा था कि भैया आपको इसकी वैल्यू याद कर लेनी चाहिए, 6 इंटू 10⁻24 kg। r रेडियस ऑफ अर्थ which is 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो g की वैल्यू क्या आएगी? चलिए 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ये आ गया।
ये सारी कैलकुलेशन करके बच्चों हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे कि हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखते हैं। ठीक है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा भाई साहब कि आपको ये वैल्यू और ये फॉर्मूला दोनों बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब आई क्लियर? बढ़िया, आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो जी को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आता है शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की जो शेप है बच्चों, हालांकि डेरिवेशन में या डिस्कशन में हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक परफेक्ट स्फीयर है, बट ऑनेस्टली इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ये थोड़ी सी ओवल सी शेप में है, ये थोड़ी सी ना इक्वेटर के ऊपर ब्लज आउट, थोड़ी सी बाहर को उभरी हुई है। ठीक है, मींस इसका इक्वेटर के आसपास डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू डायमीटर नियर पोल्स। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूं डायग्राम में, मुझे डायग्राम चाहिए थी, अरे क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई। यस, हाँ जी, अगर मैं ये कहूं तो अर्थ कुछ इस तरह की है, परफेक्ट स्फीयर की जगह थोड़ी सी ओवल है। ओवल का मतलब क्या है बेटा कि पोल्स के अक्रॉस इसका जो डायमीटर है कम है। इसकी वैल्यू मैं थोड़ी देख के लिख रहा हूं, 12,714 किलोमीटर। रेडियस का डबल कर दिया डायमीटर, जबकि यहाँ पर इक्वेटर के अक्रॉस इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 42 किलोमीटर का ये फर्क रहता है। ठीक है, डिफरेंस करके देखिए, 12,756, 12,714 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस कम्स आउट 42 किलोमीटर, जिसका मतलब इक्वेटर के ऊपर अर्थ थोड़ी सी ब्लज आउट, थोड़ी सी बाहर को उभरी हुई है, इसका डायमीटर ज्यादा है। अब डायमीटर ज्यादा होने का मतलब नेचुरली रेडियस भी ज्यादा हो गया। जी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ है एम। अगर मैं इक्वेटर के ऊपर लिखूंगा तो यहाँ पर रेडियस ऑफ इक्वेटर आएगा। अगर मैं जी की वैल्यू पोल्स के ऊपर लिखूंगा तो ये बनेगा जी एम अपॉन रेडियस एट पोल्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जो जी है ये वेरी करती है एज 1/r स्क्वायर। अगर r की वैल्यू ज्यादा होगी तो g की वैल्यू कम होगी, अगर r की वैल्यू ज्यादा होगी तो g की वैल्यू कम होगी। अब r की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है, r की वैल्यू इक्वेटर पे ज्यादा है। r की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर ज्यादा है, लगभग 42 किलोमीटर ज्यादा है। इसका मतलब g की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ g एट पोल्स। इक्वेटर के ऊपर g की वैल्यू थोड़ी सी मामूली से कम होगी एज कंपेयर टू इट्स वैल्यू एट पोल्स। दिस डिफरेंस अराइजेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन रेडियस। इक्वेटर के ऊपर रेडियस कह लो या डायमीटर कह लो ज्यादा है, पोल्स के ऊपर कंपैरिजन में ये थोड़ा कम है, और ये डिफरेंस लगभग 42 किलोमीटर आ रहा है। राइट, नेक्स्ट वी हैव वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है। व्हाट डज इट मीन? देखो बेटा, अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे चले गए, मान लीजिए वी आर एट अ हाइट h और हमने ऑब्जेक्ट स्मॉल m को यहाँ पे रखा है। ये क्या था मेरे पास, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखते हैं अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जी एम एम अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ पर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा, अर्थ के सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये डी होगा। तो हमारी डायग्राम में बड़ा क्लियर है,
कि स्मॉल डी की वैल्यू आर प्लस एच के इक्वल है, जिसका मतलब एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, यही हो जाएगी। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। वी आर इंटरेस्टेड इन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। हम एक्सेलरेशन किस में पैदा कर रहे हैं, इसी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इस बॉडी का ही मास लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। ये m से m कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू क्या आ गई, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये आ गया रिजल्ट हमारे पास। अब आप लॉजिक समझिए, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे h की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। अगर h की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये पूरी टर्म इंक्रीज करेगी डिनोमिनेटर में, अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो g की वैल्यू डिक्रीज करेगी। मींस एज h इंक्रीजेस g डिक्रीजेस। मींस जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे g की वैल्यू डिक्रीज करेगी, राइट। सो यू कैन सी दैट g इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, गहराई में जा रहे हैं हम, कुछ गहराई में चले गए हैं। मान लीजिए आपने कोई टनल खोद दी, टनल खोद के कुछ गहराई कुछ डेप्थ में चले गए हैं, यू आर एट सर्टन डेप्थ, अर्थ की कुछ गहराई में चले गए हैं। मींस अब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ, एंड ये अर्थ का मास है, ओ पॉइंट मान लीजिए सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ, और कैपिटल एम अर्थ का मास है। हमेशा की तरह कैपिटल एम अर्थ का मास ही लिया जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस सेंटर से लेंगे तो आर होगा, राइट। ये मेरे पास क्या है, डेप्थ है। तो अब अर्थ के सरफेस से हमने डिस्टेंस नहीं देखना, कहां से देखना है, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरे पास आएगा, दिस विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। टू बॉडीज कौन सी हैं, एक अर्थ है और ये दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। पूरी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे कुछ चीज़ों में चेंज आता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होती है। इनफैक्ट जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी होता है और फिलहाल आपको थोड़ा सा समझ में नहीं भी आएगा, बताऊंगा जरूर। ये 11th में इसकी डिटेल डिस्कशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स थ्योरम, बट शेल्स थ्योरम हमारे 9th के सिलेबस में कतई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा समझिए कि जब आप कुछ गहराई में चले जाएंगे, इस डेप्थ में चले जाएंगे, तो उस केस में आपको पूरी अर्थ का मास नहीं लेना, आपको इस शेडेड पोर्शन वाली अर्थ का मास ही कैलकुलेशन में कंसीडर करना होता है। दिस इज नोन एज शेल्स थ्योरम, ठीक है। डिटेल्स सिलेबस में नहीं है, ऐसा क्यों होता है, आपको अपने मन पे बोझ, मन तो इधर होता है यार, वो तो सर पे था, मन पे बोझ नहीं डालना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है 9th क्लास के हिसाब से कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, g विल डिक्रीज विद डेप्थ, g विल डिक्रीज विद डेप्थ, राइट। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हैं, g की वैल्यू 0 होती है एट सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अगर आपने किसी तरीके से अर्थ के सेंटर तक पहुंच गए हो तो वहां पर g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। मींस इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड
at the center of earth it will not experience gravity. इसके ऊपर कोई ग्रेविटी, अर्थ की कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी. राइट, ग्रेट. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. बच्चे मिक्स कर जाते हैं, इसलिए ये मैंने पॉइंट यहाँ पे बना रखा है. इन दोनों के बीच में क्या फर्क है देखते हैं बेटा. स्मॉल जी क्या थी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल जी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स को मास के साथ डिवाइड करके आई थी. और इसका जो फॉर्मूला है हमने बच्चों ड्राइव किया जो अभी अभी एट द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ये कितना था? gm/r². इसके लिए हमने इसकी जो वैल्यू लिखी है बच्चों, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट सरफेस ऑफ अर्थ. आई एम अगेन स्पीकिंग एट सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है. आप लिख सकते हो जी वेरी विद प्लेस, जगह बदलने से, ऊपर नीचे जाने से जी की वैल्यू चेंज होती है. हम कह सकते हैं जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर है बेटा? एक्सेलरेशन है. एंड डायरेक्शन ऑफ जी इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. डायरेक्शन ऑफ जी इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. इट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, दीज आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक सिंगल शॉट में सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे. कैपिटल जी, दिस इज अ कांस्टेंट. ठीक है, और ये कांस्टेंट कौन से फॉर्मूले में अपीयर होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फॉर्मूले में अपीयर होता है, gmm/r². इसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में. इसका नाम ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस. ठीक है, नो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद इट. नो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. नो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद इट. राइट, तो ये पॉइंट्स कुछ ऊपर लिखे भी हुए थे, कुछ पॉइंट मैंने आपको बना दिए हैं. आप लोग इनको नोट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो. जब भी रिवाइज करना हो एक बार जरूर पढ़ना इसे. वैल्यू ऑफ जी एट मून, मून के ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बेटा, ऑल्दो हमने जी को डिफाइन किया था अर्थ के लिए, बट अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं. यानी कि देखो क्या है जी, क्या है पहले समझते हैं. जो हमने अभी तक डिस्कस किया, अर्थ हमारे पास सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, और अर्थ के आसपास रखी हुई बॉडी किस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगी या फॉल करेंगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब मान लीजिए आप मून पे चले जाते हो. अब जब आप मून पे खड़े हो तो आपके पास सबसे हैवी बॉडी क्या है? मून. अब मून के पास अगर कोई बॉडी रखी गई है या वहां से उसके अर्थ के मून के सरफेस के आसपास किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया है, तो वो बॉडी किस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, दैट विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ जी एट मून. ठीक है, वैल्यू ऑफ जी एट मून, that will be called value of g at moon. इसका क्या मतलब है बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे. अब मैं अर्थ की जगह यहाँ पे क्या कंसीडर करता हूँ? आई एम कंसिडरिंग मून. और मून के सरफेस के पास हमने एक बॉडी रख दी. अब इस बॉडी के अंदर कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी, दैट विल बी कॉल्ड जी एट मून. जी एट मून को मैं जी एम से डिनोट कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. हमने अर्थ के लिए जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जी एम अपॉन आर स्क्वायर. एम था अर्थ का मास, आर था अर्थ का रेडियस.
अब हम बात करें मून के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी एट मून, यहाँ पर मास ऑफ मून आएगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ मून आएगा। तो इस तरह से ये टर्म्स आएंगी, राइट। अब बस इन सभी वैल्यूज को पुट कर देना है, हमारा आंसर बन जाएगा। कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपको याद ही है। मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून अगर याद कर लोगे तो सेहत के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बेटा डायरेक्ट थ्योरी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में आ जाए तो बढ़िया, जैसे मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, बट अगर आप याद कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। मास ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। अर्थ का मास कितना था? 10⁻24। 100 गुना कम कर दो, याद रखने का जुगाड़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। अर्थ का मास कितना था? 6 इंटू 10⁻24। थोड़ा सा 6 में थोड़ा सा बढ़ा दो, 7.4 इंटू 10⁻22। 6 इंटू 10⁻24 अर्थ का मास, 6 इंटू 10⁻24 मून का मास। 6 की जगह 7.4 और 24 की जगह 22। 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम अपॉन रेडियस ऑफ मून, ये कितना है? ये रहा 1740 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप इस वैल्यू को याद रखो, 1.63 इंटू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब कंपैरिजन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन ऑफ जी ऑन अर्थ विद जी ऑन मून। अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू हमने अभी अभी डिस्कस की, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अभी हमने यहाँ पर मून के लिए जी की ड्राइव की वैल्यू 1.63 होती है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6 आती है, जिसका मतलब जी ऑन मून 6 गुना कम होगी, यूं कह लो जी ऑन अर्थ मून के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा होगी। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जी के टर्म्स में भी और फोर्स के टर्म्स में भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ड्यू टू मून। क्लियर? अर्थ के ऊपर अर्थ की वजह से, मून के ऊपर मून की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है उनको कंपैरिजन कर रहे हैं, और अर्थ के ऊपर ये फोर्स 6 गुना ज्यादा होगी। इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा बेटा कि कोई बॉडी, या हम लोग खुद की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर ऊपर जंप कर पाता हूँ, तो अगर मून पे चला जाऊंगा तो वहां पर मैं इतनी फोर्स लगा के 6 टाइम्स, 1 मीटर की जगह 6 मीटर ऊपर जंप कर पाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ जी एट मून, मून के ऊपर जी की वैल्यू ऑफ जी एट मून इज 1/6 of value of G at Earth, 1/6 of value of G at surface of Earth, right? इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।